इजाफा सालाना आधार पर देखने को मिला। इसके अलावा ग्रॉस एनपीएस की अगर बात करें 1.9% से 1.8% पर जाते हुए दिखे। डिपॉजिट्स में 7.5% की बढ़ोतरी और एडवांसेस में 6.5% का इजाफा। कंपनी की आगे क्या योजनाएं हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर्ष दुगर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। नमस्कार। सबसे पहले नतीजों पर आपका फर्स्ट टेक, और क्या आप लिस्ट आउट कर सकते हैं कंट्रीब्यूटर्स जो कि बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट कर रहे थे इस वक्त? एक्चुअली एक नहीं था। अगर आप देखेंगे हमारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स ऑलमोस्ट ऑन एवरी काउंट हैज एक्चुअली शोन साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आप देखेंगे हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो ऑलमोस्ट 21 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। हमारे यील्ड ऑफ एडवांसेस गिरा, बट उससे ज़्यादा गिरा है यील्ड ऑन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, तो वो हमारे हेल्प किया हमको इसमें। उसके बाद कॉस्ट ऑफ बोरिंग हमारी कम हुई है, और थोड़ा बहुत सीआरआर के कटौती से उसका भी थोड़ा कुछ बेनिफिट हमको आया है। इसके कारण हमारा जो निम इम्प्रूवमेंट हुआ है कंपेयर टू जो प्रीवियस क्वार्टर है वो 12 बेसिस पॉइंट्स का है। एक तो ये हुआ था। उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे तो हमारी जो फी इनकम है दैट वाज आल्सो द हाईएस्ट एवर। वो 886 करोड़ की थी, और पहली बार हम फी टू एवरेज एसेट जो बोलते हैं रेशियो, वो 1% क्रॉस कर रहे हैं। हमारा जो कासा रेशियो है वो 31% क्रॉस किया है। पिछले क्वार्टर से 1% बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ एवरेज कासा, वो बढ़ा है हमारा। कॉस्ट टू इनकम में भी इम्प्रूवमेंट आई है। अगर आप देखते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट 85 बेसिस पॉइंट्स गिरा है, ऑलमोस्ट 54% पे आ गया है। तो ये सब फैक्टर्स जो थे रिजल्टेड इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। उसके अलावा हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो पिछले क्वार्टर 65 बेसिस पॉइंट्स था, इस क्वार्टर में 50 बेसिस पॉइंट्स में आ गया। बिल्कुल सर, बेहतर आपने बताया। और फेडरल बैंक की अगर हम बात करें तो ग्रोथ के मामले में एक स्प्रिंट रनर रहा है, लेकिन लोन ग्रोथ इस बार जो है वो 6% के आसपास रही है। क्या हम डबल डिजिट ग्रोथ की इस साल उम्मीद कर सकते हैं? ओके, सो आपका ऑब्जर्वेशन सही है। ये बहुत कैलकुलेटेड एंड कॉन्शियस मूव रहा है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके आपको पूरा बताता हूँ कि हमारी जो बैलेंस शीट कंस्ट्रक्ट है उसमें बहुत 50% का जो लोन है वो है होम लोन और कॉर्पोरेट एडवांसेस दोनों, जिसमें नॉर्मली इंटरेस्ट रेट लो होते हैं, रिस्क भी लो होता है, बट इंटरेस्ट रेट भी लो होता है। हमारा अब ये एंडेवर रहा है कि जो हमारी बाकी की बुक है, जो गोल्ड लोन बुक है, हमारी जो कमर्शियल बैंकिंग की बुक है, जो बिजनेस बैंकिंग की बुक है, हमारा ऑटो लोन बुक है, हमको उस पर फोकस करना है। बट अगर अगर आपका 50% बुक है जो अबाउट, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे 1-1.5% के बीच में ग्रो किया है, तो जो बाकी का जो बुक है उसको ज़्यादा भार लेना पड़ता है। तो ये हमारा मानना है कि ऐसा नहीं है कि हम ग्रोथ नहीं चाहते। हमने पहले भी गाइड किया है कि जो नॉमिनल जीडीपी है उसका हम 1.2 टाइम्स जो है वो हमारा ग्रोथ इन बिजनेस रहेगा, एंड वी स्टिल मेंटेन दैट पार्ट। ये बात जरूर है कि वी विल बी सिलेक्टिव। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज आती है होलसेल में, कभी रिटेल में, कभी गोल्ड में, तो वो हम जरूर पिकअप करेंगे। बट डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाने का डेफिनेटली प्रयास है, और वो रहेगा भी। इट्स जस्ट कि हम रिकैलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारा फोकस क्या है। इवन कॉर्पोरेट बैंकिंग जैसे है उसमें हम मिड मार्केट में फोकस है, या डीपर ज्योग्राफीज में फोकस है। होम लोन में है तो वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग करने का सोच रहे हैं, लैब ज़्यादा करेंगे हम। तो ये रीकैलिब्रेशन भी कर रहे हैं हम, तो ग्रोथ डेफिनेटली आएगा, और 1.2 टाइम्स के बारे में हम गाइड भी करते हैं। बिल्कुल, हम भी पूरी उम्मीद करके चल रहे हैं। आपको भी बेस्ट विशेस देते हैं कि ग्रोथ जिस तरह की आप सेट करके चल रहे हैं एज अ गोल आपको मिलती दिखे। लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंसेस की अगर बात करें, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर आपके गाइडेंस क्या होंगे, अगर आप शेयर कर पाएं? हम गाइडेंस नहीं देंगे, बट ये जरूर बोलूंगा कि दो चीज है, इसकी ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड्स है, एंड उसमें वोलेटिलिटी हम हटा रहे हैं, हम स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं। कासा को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, करंट अकाउंट बैलेंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, थोड़ा फिक्स रेट बुक जो है हमारे लोन्स का उसको थोड़ा बढ़ा रहे हैं, रेपो लिंक बुक जो है उसको थोड़ा कम कर रहे हैं। तो देयर मेनी थिंग्स जो हम कर रहे हैं, उसके क्या होगा कि जो वोलेटिलिटी होती है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी होती है, वो नहीं रहेगी। एक तो वो कर रहे हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चरली एंड ट्रेंड वाइज आई सी बोथ ऑफ देम गोइंग अप। इसमें उसमें आपको इंप्रूवमेंट ही दिखेगा दोनों में, और अब आगे के क्वार्टर्स में आप देख ही लेंगे उसको। बिल्कुल हर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। अजीत, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। फेडरल बैंक नंबर्स के ठीक बाद मैनेजमेंट की तरफ से उनका टेक हम सुन रहे थे। टेक्निकली चार्ट्स पर 228 के लेवल्स, ऑलमोस्ट 7% के गेंस के साथ आज स्टॉक में रिजल्ट बैक्ड एक्शन तो नजर आ ही रहा है।
यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का एक चीज काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है, बैंकिंग में गिरावट आती है, तो जो गिरावट का पेस फेडरल बैंक में रहता है वो यूजुअली लो रहता है और रिकवरी के केस में पार्टिसिपेशन उसका इक्वली स्ट्रांग रहता है। तो यहाँ पे जो कि ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ करीब 8 से 10 महीने के कंसोलिडेशन उसको एंड होते हुए स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे आ गया है। एज पर दी रेंज करीब 245 से लेकर 250 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की राय होगी, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, एक्यूमुलेट करिए बिकॉज काफी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। तो 220 225 के रेंज में अगर आपको मिलता है तो अच्छा बाय होगा। 215 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर पे 245 250 तक के पोजीशन टारगेट्स। 40 तक भी जा सकता है, 250 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। पोजीशन है तो इंटैक्ट रखें, स्टैगर्ड मैनर में खरीदारी भी की जा सकती है गिरावट पर। लेकिन चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो जहाँ बिकवाली हो रही है उन कैंडिडेट्स पर भी फोकस होगा एफएनओ जंक्शन में। आप बने रहें।